इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ओंकार सिंह। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेम्ड श्रीमन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन जालंधर, पंजाब। आज इस प्रोग्राम जो कि एक पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके अंडर हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बारे में, पर्टिकुलरली अबाउट दी बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। मैं ये स्टार्ट करूंगा सबसे पहले बताते हुए कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट चीज क्या है, प्रोस्टेट क्या चीज है। प्रोस्टेट एक पुरुषों में पाए जाने वाला एक नॉर्मल ऑर्गन है, एक नॉर्मल ग्लैंड है, जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली के बिल्कुल नीचे होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू आपका पेशाब का रास्ता निकलता है मेल्स में, जिससे यूरिन पास होता है। तो ये एक नॉर्मल ग्लैंड है, हर एक पुरुष में पाया जाता है। तो एक सर्टेन एज के बाद, आमतौर पे 40 या 50 साल की एज के बाद, प्रोस्टेट का जो साइज है वो बढ़ने लगता है अंडर द इफेक्ट ऑफ मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। तो नॉर्मली जो प्रोस्टेट होता है यंग मेल्स में, उसका साइज होता है समवेयर अराउंड 18 टू 22 ग्राम। तो जब एज के साथ में प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो ये इस नॉर्मल वेट को क्रॉस करता है, और जब इसका साइज एंड वॉल्यूम बढ़ता है तो ये यूरिन के रास्ते को कंप्रेस करता है। इससे तरह तरह के यूरिन में यूरिनरी सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज में लो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं। तो आमतौर पे प्रोस्टेट का बढ़ना जो है वो देखा जाता है उन मेल्स में जिनकी एज 40 और 50 को क्रॉस कर गई होती है। तो आमतौर पे जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है वो दो बीमारियों की वजह से या दो कंडीशंस की वजह से बढ़ता है। एक तो होता है जिसको हम बिनाइन कंडीशंस बोलते हैं, जिसमें आता है बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, और दूसरा होता है कैंसरस एनलार्जमेंट। बिनाइन एनलार्जमेंट जो होती है वो ज़्यादा कॉमन है, और ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिटी पॉपुलेशन है उसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं तरह तरह के यूरिनरी सिम्टम्स लेके। तो अब हम बात करें कि जब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है तो आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, या इसके सिम्टम्स होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जिस मेल का, हर पुरुष का जिसका प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज होता है उसको सिम्टम्स हो ही, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के, वो इसके साइज के साथ में कोरिलेट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जिस पुरुष का प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है उनको सिम्टम्स बहुत कम हो, और जिनका जो प्रोस्टेट है छोटे साइज का है उनको ज्यादा सिम्टम्स हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक तो बात ये है कि जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या उसके सिम्टम्स हैं, ये भी देखा गया है कि ये फैमिलीज में भी रन करते हैं, फादर टू सन, और आगे जो मेल आपकी फैमिली है उसमें रन करते हैं। और इसके लिए रिस्क फैक्टर बीइंग अ मेल एंड प्लस एज मोर देन 50 इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, सिम्टोमेटिक प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। तो इससे होने वाले सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स देखा गया है, जो पेशेंट को परेशान करता है और उसको डॉक्टर के पास जिस सिम्टम्स के लिए जाना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं स्टोरेज सिम्टम्स या इरिटेटिव सिम्टम्स। उसमें कॉमन सिम्टम्स जो देखा गया है वो ये है कि मरीज को रात को यूरिन पास करने के लिए बार बार उठना पड़ता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। और फिर लेटर ऑन ये जो सिम्टम्स है, इसको दिन में भी यूरिन पास होने तक एक्सटेंड कर सकता है। इन दोनों सिम्टम्स को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉक्चुरिया एंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जिनसे पेशेंट जो है ज्यादा परेशान होते हैं, और दे सीक द मेडिकल एडवाइस। इसके बाद ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, जिसमें कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेशाब की जो स्पीड होती है, यूरिन का फ्लो होता है, वो कम हो जाना। मरीज को लगता है कि पेशाब स्लो आ रहा है। अगर वो खड़े होकर यूरिन पास करते हैं मेल्स, तो उनको लगता है कि उनकी जो स्ट्रीम है इट इज फॉलिंग क्लोज टू द बॉडी, क्लोज टू द फीट। उसके बाद देयर इज अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कि यूरिन पास करने के बाद भी मरीज को लगता है कि कुछ यूरिन जो है उनके ब्लैडर के अंदर बचा हुआ है, ब्लैडर इज स्टिल फुल। फिर तीसरा होता है कि एक बार यूरिन पास करने के बाद जब आप वॉशरूम से बाहर आते हैं तो मरीज को लगता है कि दोबारा उनको यूरिन जाने की जरूरत है। जब मरीज यूरिन पास करते हैं तो कई बार उनको थोड़ी देर तक वहां वॉशरूम में खड़े रहना या बैठना पड़ता है, और उनको थोड़ा टाइम लगता है यूरिनरी स्ट्रीम को स्टार्ट करने में। ये भी एक ट्रबलसम सिम्टम्स होता है। उसके बाद लेटर स्टेजेस में ऐसा भी होता है कि जब यूरिन उनका स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है तो इंटरप्टेड स्ट्रीम रहती है।
बीच बीच में यूरिन जो है रुकता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर रुकता है, इस सिम्टम्स को हम बोलते हैं इंटरमिटेंसी। लेटर ऑन जब इन सिम्टम्स को इग्नोर किया जाता है या एडवांस एनलार्जमेंट हो जाता है, तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लैडर जो है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, वो लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि मरीज को यूरिन जो है बीच बीच में लीकेज भी हो सकता है, कपड़े गीले हो सकते हैं, वेटनेस हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि काफी एडवांस केसेस में ब्लैडर जो है वो एक स्टेज ऑफ फेलियर में चला जाता है, या हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं। ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। उसकी वजह से ब्लैडर जो है यूरिन का, वो एक ऑलवेज इन अ स्टेज ऑफ फुलनेस रहता है और यूरिन उसमें हमेशा भरा रहता है। उसकी वजह से यूरिन जो है ओवरफ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट से होते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट जो है हमारे पास यूरोलॉजिस्ट के पास एडवाइस के लिए आते हैं। नेग्लेक्टेड केसेस में या एडवांस केसेस में, या अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो उसमें कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिनमें आता है पेशाब में ब्लड आना, जिसको हम हेमिचूरिया बोलते हैं। फिर ये होता है कि अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शन के फीचर्स भी पेशेंट को हो सकते हैं, जिनमें कॉमन फीचर होता है यूरिन में बर्निंग होना या फीवर का आना और बार बार यूरिन का आना। एडवांस केसेस में जब ब्लैडर हमेशा भरा रहता है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लैडर का पूरा प्रेशर है या ब्लैडर का एक्सेस यूरिन का अमाउंट है दैट इज ट्रांसफर टू द किडनीज, उससे किडनी की डायलिटेशन या स्वेलिंग होने से किडनी फेलियर स्टेज में भी पेशेंट कई बार हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात हुई जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट से होने वाले सिम्टम्स की, जो इसके लक्षण होते हैं जिनके लिए पेशेंट एडवाइस सीख करता है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट किसी पेशेंट को है, उसको सिम्टम्स के बिना क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट से। देखिए, तो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जो है, जैसा हमने बात किया कि ये आपके ब्लैडर से यूरिन के फ्लो को रोक के रखता है। तो मेनली ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है टू द फ्लो ऑफ द यूरिन। तो इससे कुछ मात्रा में यूरिन ब्लैडर में रुक सकता है, या जो रिटेन्ड यूरिन है उसमें बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जिसको हम रिकरेंट यूटीआईज बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पीछे यूरिन रुका हुआ है ब्लैडर में, उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से या यूरिन रुके रहने की वजह से स्टोन्स बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, जो प्रोस्टेट से होने वाली ब्लीडिंग की वजह से ब्लैडर में क्लॉट लेके आते हैं, और उनका क्लॉट की वजह से भी यूरिन रुक सकता है। और ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट से हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं, जब पेशेंट को ये सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट अपने डॉक्टर के पास या अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम इवैल्यूएट करते हैं, या किस प्रकार से उनको एग्जामिन किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो जैसे आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपके एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको प्रोस्टेट को फील करते हैं। दे टेंड टू फाइंड आउट के प्रोस्टेट में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, या प्रोस्टेट में बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की तरह की बजाय कोई और प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कैंसरस प्रॉब्लम की वजह से तो आपका प्रोस्टेट एनलार्ज नहीं है। ये जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं, ये आपका एक सिंपल एग्जामिनेशन जो है, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं, उससे पता कर सकते हैं। उसके बाद जो इनिशियल टेस्ट आपके यूरोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं, उनमें बेसिक टेस्ट में आता है कि आपके यूरोलॉजिस्ट आपको एक स्पेशलाइज्ड मशीन के ऊपर यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको ट्रेस करते हैं। दिस टेस्ट इज कॉल्ड यूरोफ्लोमेट्री। दिस इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। इस टेस्ट के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उनको दे आर आस्क्ड टू कम टू द क्लिनिक विद द फुल ब्लैडर। पेशाब रोक के आपको जाना पड़ता है, and the patients have to pass urine in a specialized room where the machine is kept, which is called Euroflow meter.
जो यूरोफ्लोमीटर की ट्रेसिंग होती है उसकी एक ट्रेसिंग की शेप होती है, टिपिकल शेप होती है विच इज नॉर्मल या एबनॉर्मल। एबनॉर्मल शेप की वजह से जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं आपका सिवेरिटी और आपका कोई और कारण तो नहीं है उसको जो है पता कर सकते हैं। इसके बिना अदर टेस्ट आते हैं जिसमें हम एक यूरिन एनालिसिस टेस्ट करते हैं जिसको हम यूरिन रूटीन या माइक्रोस्कोपी टेस्ट भी बोला जाता है। अदर टेस्ट में एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स बोलते हैं। दिस इज डन फॉर योर किडनी फंक्शंस। देन अगर इन बेसिक टेस्ट के साथ में अगर आपके यूरोलॉजिस्ट को कोई भी डाउट लगता है तो वो एक स्पेशलाइज्ड और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं सीरम पीएसए टेस्ट, जिसको हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। वो टेस्ट भी ऑर्डर किया जा सकता है। अगर आपके यूरोलॉजिस्ट जो है फिर भी डाउट में है या कुछ भी उनको लगता है कि आपका प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बिना कोई और कारण भी हो सकता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का, तो देयर आर टू अदर टेस्ट, स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक बट इन्वेजिव टेस्ट हैं जो प्लस माइनस में आते हैं। दीज आर नॉट रिकमेंडेड एज द इनिशियल टेस्ट फॉर द प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बट दीज मे और मे नॉट बी ऑर्डर्ड ड्यूरिंग योर इवैल्यूएशन। उन टेस्ट को हम बोलते हैं यूरोडायनेमिक स्टडी या सिस्टोमीट्रोग्राम, which is a specialized computerized test to know the bladder function, to know the urethral function and the bladder neck function. इसके बिना दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोस्कोपी, which is a type of endoscopy जिसमें एक सिंपल स्मॉल एंडोस्कोप डाल के कैमरे के जरिए आपके यूरिन पैसेज या यूरेथ्रा को, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को और ब्लैडर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है फॉर एनी एबनॉर्मेलिटीज। सो इन सब बेसिक टेस्ट के बाद जब आपके डॉक्टर आपको लेबल कर लेते हैं कि आपको प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, देन दे प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट। सो जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरीली डिपेंड करता है कि आप कितने जो है सिम्टोमेटिक है, कितने बॉदर्ड हैं अपने सिम्टम्स को लेके। उसके लिए जो वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस हैं उन्होंने गाइडलाइंस के जिनको हम फॉलो करते हैं, देयर आर अमेरिकन गाइडलाइंस, देयर आर यूरोपियन गाइडलाइंस। उनमें एक स्कोरिंग सिम्टम्स सिस्टम दिया गया है जिसको हम इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर बोलते हैं। वो एक आपके जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उसके बेस पर दिया जाने वाला स्कोर है, जिसके बेस पर आपके यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लासिफाई करते हैं कि वेदर द पेशेंट हैज माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स और द सीवियर सिम्टम्स। उन सिम्टम्स के बेस पर एंड पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस के बेस पर, उसके रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उनके बेस पर आपके यूरोलॉजिस्ट जो है आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। एंड समटाइम्स द प्रोस्टेट साइज आल्सो आपकी ट्रीटमेंट को गाइड करता है। जो प्रोस्टेट साइज के साथ में आपका फ्लो कैसा है वो भी ट्रीटमेंट को गाइड करता है। और फ्लो करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ यूरिन जो है आपके ब्लैडर में बच रहा है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन, वो भी आपके ट्रीटमेंट को कुछ हद तक गाइड करता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो होती हैं वो मल्टीपल सॉर्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं और इनिशियली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, देन कम्स द रोल ऑफ द सर्जरी। सो सबसे पहला जो पेशेंट को हम एज यूरोलॉजिस्ट गाइड करते हैं वो होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं पेशेंट के प्योरली सिम्टम्स बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, दिन में बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो यूजुअली हम पेशेंट को गाइड करते हैं या एडवाइस करते हैं कि वो अपने लिक्विड इनटेक को कम करें। ऐसे लिक्विड्स या ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, ऐसे फूड, ऐसे मील्स नहीं लें जिनसे कि यूरिन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है जो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में कॉफी या चाय का सेवन करते हैं या चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे हमारे बीवरेजेस आती हैं कार्बोनेटेड, तो उनका इस्तेमाल आप ना करें। एंड स्पेशली आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द इवनिंग, फॉर एग्जांपल 7-7:30 के आसपास के बाद लिक्विड्स का इंटेक मिनिमाइज कर लें। कई बार होता है कि पेशेंट जो है वो जब सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो दे डोंट पास यूरिन और दे डोंट एम्प्टी द ब्लैडर। तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप सोने से पहले अपना ब्लैडर खाली करके वॉशरूम जाकर ही बेड पर जाएं। एक बहुत ही कॉमन चीज देखी गई है कि जब पेशेंट रात को बार बार यूरिन के लिए उठते हैं तो वो यूरिन पास करने के बाद दे कम टू द बेडरूम एंड दे टेक अनदर ग्लास ऑफ वाटर। वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप बार बार रात में उठ के पानी नहीं पिए, जिससे कि आपका
यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम से कम रहे और रात को आपको बार बार उठना नहीं पड़े और रात की आपकी नींद जो है, स्लीप पैटर्न है, वो मेंटेन रहे। जो पेशेंट जिनको साथ में यूटीआई होता है, उनको साथ साथ में यूटीआई का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। उनको डिपेंडिंग ऑन द यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी उनको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद, तो रोल आता है मेडिकेशंस का। इनिशियली हर पेशेंट जो होते हैं, अगर उनके सिम्टम्स जो हैं माइल्ड टू मॉडरेट है और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे रखा जा सकता है। या जो पेशेंट प्योरली मेडिकल मैनेजमेंट ही चाहते हैं, उनके लिए मेडिकल मैनेजमेंट ही एक ऑप्शन है शुरुआत में। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी क्लासेस ऑफ ड्रग्स आती हैं विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा जो ब्लॉकर्स हैं वो ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि सर्टन न्यूरोलॉजिकल रिसेप्टर्स पर काम करती हैं, जो कि ब्लैडर बेस में या प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में पाए जाते हैं। इन मेडिकेशंस का काम होता है जो ब्लैडर बेस और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उनको रिलैक्स करना। उससे ब्लैडर जो आपका जो यूरिनरी पैसेज है वो रिलैक्स हो जाता है और आपको यूरिन करने में आसानी होती है और काफ़ी सारे यूरिन के सिम्टम्स जो हैं वो उससे आप रिलीफ मिलता है। तो जो ये मेडिकेशंस हैं जिनको हम अल्फा ब्लॉकर कहते हैं, इनमें देयर आर काफ़ी सारे सॉल्ट्स हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मास से, और दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। एंड उनमें अभी न्यूअर मेडिकेशन भी आ गई हैं जिनकी एफिकेसी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द जो ओल्ड मेडिकेशंस थी, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आज काफ़ी हद तक कम हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम इन मेडिकल मैनेजमेंट पे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद भी उनको कुछ परसिस्टेंट सिम्टम्स रहते हैं, तो उनके लिए देयर इज़ अ थेरेपेटिक रेजीम जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेडिकल मैनेजमेंट। तो उनको अनदर क्लास ऑफ ड्रग जो है वो भी ऐड की जाती है जिसको हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें के 2 मेडिकेशंस करंटली इंडिया में अवेलेबल हैं, सॉल्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं ड्यूटास्ट्राइड एंड फिनेस्ट्राइड। उनका कॉम्बिनेशन भी अल्फा ब्लॉकर्स के साथ में ऐड किया जा सकता है। इन ये देखा गया है कि जब ये हम कॉम्बिनेशन मेडिकल मैनेजमेंट पे डालते हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन मेडिकल मैनेजमेंट इज मोर इफेक्टिव देन द इंडिविजुअल मेडिकल मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को इस मेडिकल मैनेजमेंट, इस तरह की मेडिकल मैनेजमेंट से सिम्प्टोमेटिक रिलीफ होता है एंड दे आर हैप्पी विद देयर सिम्पटम्स। एंड यहाँ मैं एक बात और स्ट्रेस करना चाहूँगा कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का जो हमारा रोल होता है, पर्पस होता है एज अ यूरोलॉजिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, इट इज़ प्योरली टू रिलीव द सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट्स। हम ज़्यादातर जो टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको सेकेंडरी रखा जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। प्राइमरीली जो देखा जाता है दैट इज सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट इन द सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट्स। तो इनके साथ में काफ़ी सारे कुछ अदर ड्रग्स भी आती हैं जो कि आपको मेडिकल मैनेजमेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। अगर पेशेंट्स को प्रेडोमिनेंटली जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, जिनको प्रेडोमिनेंटली स्टोरेज सिम्टम्स या इरिटेटिव सिम्टम्स ऑफ द ब्लैडर होते हैं, जो पेशेंट प्रेडोमिनेंटली ये कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत बार यूरिन जाना पड़ रहा है, बार-बार यूरिन जाते हैं दिन में या रात में, तो कई बार हमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए या इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हमें कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी उनको देनी पड़ती हैं जिनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं ब्लैडर रिलैक्सेंट्स। देयर आर वैरायटी ऑफ ब्लैडर रिलैक्सेंट मेडिकेशंस अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के साथ में ऐड की जा सकती हैं। यहाँ पर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, उनका एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट जो है मेडिकल मैनेजमेंट है वो कब तक लेना पड़ेगी? तो देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई क्लियर कट गाइडलाइंस सो फार अवेलेबल नहीं है कि इनको 1 साल, 2 साल, 3 साल या लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में देखा गया है कि 2 to 5 इयर्स तक मेडिकल मैनेजमेंट हम कंटिन्यू रखते हैं एंड मेनी पेशेंट्स आर हैप्पी विद द मेडिकल मैनेजमेंट एंड दे टेंड टू कंटिन्यू विद दैट। इसके बाद हम बात करें कि जो पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट से हैप्पी नहीं है या उनके सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए हैं या जिनको हम लेबल कर देते हैं फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है सर्जरी का। जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की सर्जरी है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है ओपन सर्जरी व्हिच वाज जो इनिशियली डिवाइस की गई थी, जिसमें स्किन पर एक चीरा लगा के या
लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी किया जाता है प्रोस्टेटिक रिमूवल। बट द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोस्टेटिक सर्जरीज डन वर्ल्ड वाइड आर नाउ डन एंडोस्कोपिकली। इस सर्जरी का नाम है TURP, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो ये सर्जरी एंडोस्कोप से की जाती है। आजकल के दिन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से दिस सर्जरी एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स और एनेस्थेटिक ड्रग्स की वजह से ये सर्जरी हैज बिकम वेरी वेरी सेफ। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो यूरोसर्जन होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ आपके यूरिन पैसेज से अंदर जाके प्रोस्टेट को अंदर से ही काटा जाता है और यूरेथ्रल पैसेज को खुला कर दिया जाता है। इससे आपके सिम्टम्स काफी हद तक रिलीफ हो जाते हैं और आपके प्रोस्टेट की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। अगर हम प्रोस्टेट सर्जरी की बात करें तो यूजली इसमें हॉस्पिटल स्टे जो होता है 1 और 2 डे होता है एंड विद मिनिमल ब्लड लॉस ये सर्जरी की जा सकती है। और मेरी ये सबको अपील है कि आप अपने जो भी प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं, लो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं या जिन सिम्टम्स की हमने आज बात की है, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें और अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। लास्ट में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिसमें जो उन पेशेंट्स के लिए की जाती हैं जो सर्जिकली फिट नहीं है, एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है। उसमें एक सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक लिफ्ट। इस सर्जरी में क्या किया जाता है कि प्रोस्टेट को काटा नहीं जाता है, जस्ट प्रोस्टेट को स्टेपल लगा के पेशाब के जो आपका रास्ता है, यूरिन का रास्ता है, उसको चौड़ा कर दिया जाता है। ये सर्जरी अभी कुछ ही सेंटर्स में अवेलेबल है, इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया आल्सो एंड द पेशेंट कैन गो होम ऑन द सेम डे। अगर हम प्रोस्टेट सर्जरी में लेजर की बात नहीं करें तो ये टॉक कंप्लीट नहीं होगा। प्रोस्टेट सर्जरी में जो प्रोस्टेटिक रिसेक्शन है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स का भी रोल है, जिससे लेजर की हेल्प से प्रोस्टेट को काट दिया जाता है और जो आपका यूरिन का रास्ता है वो खुल जाता है और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। और ये भी एक काफी हद तक सेफ सर्जरी है। तो जैसे कि हमने बात की कि आपको मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिकेशंस एंड सर्जरी, ये तीनों ही ऑप्शंस हैं आपकी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की ट्रीटमेंट के लिए। तो with this I will complete the talk and I'll be more than happy to take any questions from the audiences. Yeah, good evening, sir. Thank you for your brief insight. It was a very brief talk. Yes. And it was a overview for our patients, and I'll be more than happy to take any questions and answer them. It was a very informative session. Let me see if there are any questions about it. Thank you, Robert. Currently, we do not see any questions, sir, regarding this. एक मैं और अपने जो ऑडियंसेस हैं, पेशेंट्स हैं, उनको एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि कॉमनली जब हम मेडिकेशंस देते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि इन मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स, जो कि यूजली थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है कि पेशेंट को कई बार नहीं बता पाते और पेशेंट भी खुल के नहीं पूछ पाते हैं। तो ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोस्टेट है उसके लिए। तो जितनी भी हमारे पास हमने प्राइमरी मेडिकेशंस प्रोस्टेट के लिए, मैंने आपको बताया कि अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, उनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट के लिए जानना जरूरी है। अदरवाइज जब वो साइड इफेक्ट पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो उनमें बड़ा एक एंजाइटी लेवल हाई हो जाता है विच कैन कॉम्प्लिकेट द सिम्टम्स अगेन एंड अगेन। तो कॉमन साइड इफेक्ट उन मेडिकेशंस के होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स को बीपी का फॉल होना या चक्कर आके गिरना या उनको लाइट हेडेडनेस होना, सर का घूमना, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं हमें आके। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एंड फॉर यंगर पेशेंट पॉपुलेशन देयर इज अनदर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट व्हिच इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसका यह मतलब होता है कि जब यंगर पेशेंट या जो मेल पेशेंट्स होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि जो सीमन इजैकुलेशन होता है वो नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये इस वजह से होता है कि मेडिकेशंस लेने से जो आपका पेशाब का रास्ता है, जो यूरिन का पैसेज है, वो खुल जाता है, वाइड हो जाता है। तो इससे आपका सीमन जो है वो वापस नहीं आता, इट गोज बैक इनटू द ब्लैडर। पर मैं पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, अपने पेशेंट्स को, कि इस साइड इफेक्ट की वजह से उनमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या उनकी वर्क कैपेसिटी में या फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आती है।
उनको किसी तरह का सेक्सुअल साइड इफेक्ट और नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर द रेट्रोविजिट एजाकुलेशन, एंड दिस साइड इफेक्ट इज completely reversible when they stop the medication. Yes, sir. We have few questions. Can we start with it, sir? Yeah. First question is, sir, at what age should a man get screened for PSA level? Is it compulsory for regular screening? Robin, this is a very good question. Actually, the PSA screening is not at all compulsory, but it is advised to, after discussion with the patient and the family, it is advised for every man to, get the PSA screening done at or after the age of 50. However, if the patient has some family history of prostatic enlargement, prostatic cancer specifically, or they have, for example, if they have their father, grandfather, or their brother who had been diagnosed with prostate cancer, then they should be screened with PSA screening at the earlier age. The age cutoff set for such patients is around 40 years or after the age of 40. Thank you, sir. And next question is, what are the long-term risks if left untreated? See, as I have already told you, if the prostatic enlargement or the symptoms because of the prostatic enlargement are left untreated or ignored, there are some complications which can happen. The commonest complication among them is urinary tract infections. This happens because of increased urinary residual volume which is left behind in the bladder after passing the urine. So this left behind urine can get infected and lead to urinary tract symptoms which can spread to from the bladder to the kidneys also, and it can affect your kidney function also. Number two, when this urine which is left behind in the bladder is repeatedly infected, it can lead to stone formation either in the bladder, which is more common, or in the kidneys also. And if in advanced cases, what happens is there's a risk of bladder decompensation, which happens because of continuously full bladder, which is there for longer times, for months or years, and then the bladder becomes hypocontractile or become nearly non-functional. Then there is a risk of upper tract damage. Upper tract damage means the damage to the kidneys also. And some people, earlier it used to be very common, but now it's been rare to have renal failure because of the prostatic enlargement. And then after that, there's another complication which is called hematuria. Hematuria is blood in urine, and because of that, patient can have clots in the bladder, which can lead to acute urinary retention, जिससे कि patient का urine एकदम से रुक सकता है. Sir, our third question is enlarged prostate an indicator for prostate cancer as well? See, it is not in all cases. As I told you, the prostatic enlargement can be because of non-cancerous enlargement or because of the cancerous enlargement. Among these, the non-cancerous enlargement is more common. It is commoner than the enlargement because of the cancer. Thank you, sir. That's all we have for today's question session. If we have some other questions, I'll be happy to answer them. No, sir, I think all questions are resolved by you very briefly. And thank you for a quick session with us, sir. Thank you, Robin. I would like to thank you for arranging this patient awareness talk. And in the community at the end, I would like to say that this prostatic enlargement is very common. It is the community around 50 to 60% the general population, they would have prostatic enlargement by the age of 60 years. And in our country, especially in India, there is a tendency for the patients to attribute their symptoms of prostatic enlargement to the advancing age. However, it is not like that. My personal belief is that when the age advances, the patient or a person should feel more comfortable than as compared to when he was in the younger age. So please don't ignore your symptoms of the prostatic enlargement, the symptoms which we have already talked about, and consult your urologist as soon as possible if you have any of these. Thank you, sir. Looking forward to see you in future as well on this Robin. channel. Thank you, sir. Thank you very much, Aditi.